नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विभिन्न आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को दी अनुमति। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पासीघाट में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान पर आयोजित प्रतियोगिता और इसमें शामिल एनडीआरएफ के सदस्यों को किया सम्मानित। कहा, सियांग नदी में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ और भूमि कटाव की समस्या के समाधान के लिए उठाया जाएगा कदम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान किए डिजिटल इंडिया पुरस्कार। कहा, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विभिन्न आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सीबीआईसी के तहत कृष्णापट्टनम और तुमकुरू में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स और मल्टी ट्रांसपोर्ट हब को भी मंजूरी दी गई है। वहीं रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को अनुमति दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैबिनेट ने एथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को अनुमति दे दी है। इसके तहत पहली पीढ़ी के एथेनॉल यानी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चुकंदर आदि से बनने वाले एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता को भी मंजूरी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग को लेकर भारत और भूटान के बीच MOU को भी अनुमति दे दी है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ ये मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा और इसके लिए 3,883 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पासीघाट में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने इस अभियान में शामिल एनडीआरएफ के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक निनोंग इरिंग और लोम्बो तायंग ने जल शक्ति मंत्री से सियांग नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रति वर्ष बाढ़ और भूमि कटाव से प्रभावित होने वाले इलाकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड सियांग और अन्य सहायक नदियों के जल प्रबंधन और इन इलाकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी रणनीति के साथ योजनाओं पर अमल कर रहा है। उन्होंने लोगों से नदियों के जल को स्वयं बनाए रखने का आह्वान किया। 2020 से 20 जनवरी 21 तक रास्ते में दोनों राज्यों के लगभग 2 दर्जन स्थानों पर पड़ाव डालते हुए अभियान पूरा किया जाएगा। सर 200 करोड़ का प्रपोजल लास्ट अगस्त में भी भेजा एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर, योर गुड ऑफिसर। जो 5 ग्रेट रैपिड्स है उन पे भी आपने चढ़ के देखा है, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है, क्योंकि यहाँ हम भी जो यहाँ के लोकल एरिया के लोग होते हुए सियांग से बहुत डरते हैं। वी आर सराउंडेड बाय चाइना, भूटान एंड म्यांमार। छोटा एक स्टेट है फिर भी, और यही प्लेस है जो फुटहिल अरुणाचल माना जाता है, और जहाँ में 1911 में ब्रिटिशर्स कुड नॉट पेनिट्रेट।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की है। यह पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल पुरस्कारों का आयोजन करता है। Information technology was one of the most crucial tools to deliver a variety of services to citizens and keep the wheels of the economy turning. One significant step in our lives due to robust ICT penetration is the digital inclusion. This digital inclusion has touched our lives in most simple ways, as payments through internet banking, or as simple as Unified Payment Interface or UPI as it is popularly known. No one had thought that payments or transferring money could be as simple as a touch on a smartphone. Such revolutionary changes are taking us towards an empowered and knowledge society. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करा रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला आ रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि चीन से मुकाबला करने के लिए हमारी सेना ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चीन ने अपनी सेना की सहायता के लिए LAC के पास भारी तैनाती की है। उन्होंने कहा कि चीन ने वहां पर भारी संख्या में रडार, जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तैनात की है। उन्होंने कहा कि कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होने वाली साधारण घातक तकनीक जैसे ड्रोन के सरकारी और गैर सरकारी इस्तेमाल करने वालों ने उन्हें और अधिक घातक बना दिया है। Technology have made the subcon security environment more complex. The low cost and easy availability of simple disruptive technology like drones with small state and non-state actors have made them more lethal, agile
and capable of generating disproportionate effects, which again we will need to factor into our own matrix. Cyber warfare is another security challenge. The degree of deniability and anonymity associated with this borderless war makes our critical national infrastructure as well as the defense infrastructure extremely vulnerable. Our adversaries are investing a huge amount of effort through cyber warfare and disinformation campaigns to constrain India's might and our growth. देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 286 रोगियों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए और 17 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में इस महामारी से अब तक 16,538 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 98.98 हो गई है। राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में तवांग से 7, ईटानगर राजधानी क्षेत्र और वेस्ट कामेंग जिले से 2, ईस्ट सियांग और लोहित जिले से 1 मामले शामिल है। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों के पैनल की बैठक जारी है। ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। इनमें से 6 लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 3 को बेंगलुरु के निमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और 1 व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वायरस का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं में 107 नमूनों की जांच की गई। सरकार ने वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकोग प्रयोगशालाएं निर्धारित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य को निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट जांच और जांच के नमूने 10 इंसाकोग प्रयोगशालाओं में से किसी एक में भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के नए रूप SARS-CoV-2 से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह टीके विफल होंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने विजय राघवन ने बताया कि कोविड के नए रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जाए। जो वायरस के ऊपर है उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं। तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। वेस्ट कामेंग जिले में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर दिरांग ने केंद्र सरकार के कृषि अधिनियमों पर किसानों के बीच भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रचार सामग्री तैयार की है। दूर दराज में रहने वाले किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए NRC याक दिरांग प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि प्रत्येक किसान को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। किसान सबसे पहले के विजन को लेकर सरकार ने अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में भी त्वरित विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास, किसानों को उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें अपने उत्पाद को बेचने की आज़ादी सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने APMC की मोनोपोली समाप्त करने, किसानों की अधिकारों की रक्षा के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने, मार्केट शुल्क और टैक्स में कमी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के साथ कृषि उत्पादों के लिंकेज के अलावा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगरीय क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्थानीय छात्र अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में छात्रों ने पूरे नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया और इधर उधर पड़े हुए कूड़े को एकत्र कर उसका निपटारा किया। छात्रों ने लोगों से क्लीन एंड ग्रीन दापोरिजो के सपने को साकार करने के लिए निर्धारित स्थान पर भी कूड़ा डालने और उसके उचित निपटारा करने की अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।